नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा। नीति आयोग की बैठक में हिस्सा ले रहे सीएम धामी। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं अध्यक्षता। नीति आयोग की इस बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, तो तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की ये बैठक, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस नीति आयोग की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही उत्तराखंड से जुड़े ऐसे विषय और विकास को लेकर तमाम विषय ऐसे हो सकते हैं जिसके समक्ष ये विषय रखे जा सकते हैं। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार शुक्रवार को उत्तराखंड पुलिस के जवानों के बीच रहे। इस दौरान अक्षय कुमार ने खुद पुलिस कर्मियों के साथ वॉलीबॉल खेलने का प्रस्ताव रखा। फिर देहरादून की पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के साथ उनका एक शानदार मैच दर्शकों के लिए यादगार बन गया। अक्षय कुमार की टीम ने एडीजी अमित सिन्हा की टीम को हरा दिया, जिसके बाद डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार और फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने मिलकर जीती और हारी दोनों टीमों को पुरस्कार भी वितरित किया। अक्षय कुमार जी देहरादून में और रुड़की में उत्तराखंड के अंदर शूटिंग कर रहे थे। मेरी उनसे मुलाकात हुई, बात हुई। मैंने कहा कि थोड़ी देर हमारे जवानों का भी हौसला अफजाई करिए, उनका भी मनोबल बढ़ाइए। तो उन्होंने थोड़ी देर को सोचा, बोले अच्छा बताइए क्या करें। ठीक है, तो मैंने कहा देखिए आप ही सोच के बताइए, थोड़ा हम म्यूजिक या इस तरह की चीज़ें कर सकते। बोले नहीं, मैं वॉलीबॉल मैच खेलूँगा, जवानों के साथ खेलूँगा। तो ये उन्होंने डिसाइड किया। तो हमने आज ही सुबह डिसीजन हुआ और आज ही ये मैच हो गया। और हम लोग उनके दिल से आभारी हैं जो उन्होंने आकर के हमारे जवानों का, उनके परिवारों के मनोरंजन भी किया। तो पुलिस जवानों के बीच पहुंचे बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार, और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस समय की, किस तरह से जोरदार स्वागत हुआ। इसके साथ ही अक्षय कुमार ने एडीजीपी की टीम को हराया। वॉलीबॉल ये पूरा गेम जिसमें खेलते हुए नजर आए अक्षय कुमार। तो पुलिस जवानों के बीच पहुंचे बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार। इस दौरान अक्षय ने उत्तराखंड पुलिस के साथ खेला वॉलीबॉल मैच। तो वही जीती हुई टीम और हारी हुई टीम को पुरस्कृत भी किया। और अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, जिस तरह से ये तस्वीरें आई, अक्षय कुमार पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड और इस दौरान पुलिस जवानों के साथ वॉलीबॉल मैच भी खेला। कहीं ना कहीं देखिए सबका उत्साहवर्धन भी हुआ और हर किसी के चेहरे पर एक मुस्कान भी रही। देखिए, अक्षय कुमार करीब एक सप्ताह की शूटिंग के लिए उत्तराखंड में है। जब वो देहरादून आए थे तो सबसे पहले केदारनाथ मंदिर में बाबा केदार के दर्शन करने गए। उनकी फिल्म की शूटिंग देहरादून के एफआरआई में और रुड़की के कुछ स्थानों पर शूटिंग हो रही है। कल शाम को उनको आमंत्रित किया गया था। पुलिस लाइन में एक मैत्री मैच रखा गया था जिसमें वो मौजूद रहे, क्योंकि अक्षय कुमार स्पोर्ट्समैन भी हैं। उनको खेल कूद के प्रति बड़ा उत्साह भी है और लगाव भी है। इससे पुलिस कर्मियों में और अक्षय कुमार इस वॉलीबॉल मैच के दौरान मौजूद रहे और इस वक्त को, इस पल को हर पुलिसकर्मी ने अपने कैमरे में भी कैद किया है। ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पहाड़ों की रानी मसूरी में 2 दिवसीय महिला प्रवास कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य शलाका साल्वी, जिला अध्यक्ष अर्चना बागड़ी, महामंत्री सुषमा कुकरेती ने शिरकत की है और इस बीच वो लोगों की समस्याओं से अवगत हुई। कार्यक्रम में मसूरी महिला मोर्चा ने G20 सम्मेलन को रंगोली के माध्यम से चित्रित किया था। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य शलाका साल्वी ने कहा कि जब से केंद्र में भाजपा
भाजपा की सरकार आई है तब से पूरे देश में भाजपा महिला मोर्चा को मजबूत करने का काम किया गया है। मोदी सरकार द्वारा महिलाओं को हर मुकाम पर पहला स्थान देने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा महिला मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष द्वारा प्रवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला मोर्चा की पदाधिकारी हर राज्य में जाकर 2 दिन का प्रवास कर रही हैं और जनता की समस्याओं को जानने की कोशिश भी कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में आई है तब से महिला मोर्चा को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है और प्रवास की एक योजना हमारी केंद्र के हमारी अध्यक्षा जो है वानति श्रीनिवासन जी ने, उन्होंने अलग अलग राज्यों में जाके प्रवास करना ये हमें टास्क दिया है। प्रवास की योजना में हम वहाँ के लाभार्थियों को मिलते हैं, वहाँ के नव मतदार जो है उनसे बातचीत करते हैं। आंगनवाड़ी की है, आशा बहू है, स्थानिक स्वराज्य संस्था की कोई बहनें हैं, ऐसे जो भी की वोटर्स हैं उन लोगों को मिलते हैं। जहाँ जिस राज्य में हमारी सरकार है तो हमारी सरकार की उपलब्धियाँ उन तक पहुँचाने का और सही मायने में उन तक ये योजना पहुँची है कि नहीं पहुँची है ये देखना, और उनको ये योजना या वो लाभ मिलने के लिए कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत। सीएम पुष्कर सिंह धामी 3 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं। आज मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वो बीजेपी आलाकमान से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बात कर सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार इन तमाम मामलों में सीएम धामी को ही फैसला लेना है। पार्टी आलाकमान से मिलना होगा तो इन मुद्दों पर चर्चा संभव है। मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विवेकाधीन का विषय होता है और राष्ट्रीय नेतृत्व तो मिलेंगे, जो भी आदेश निर्देश रहेगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत जल्दी सब चीज़ों का समाधान। सीएम दिल्ली जाते हैं तो उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं भी बढ़ने लगती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी संकेत दे चुके हैं। वहीं कांग्रेस के अनुसार मंत्रिमंडल विस्तार की बातें केवल धूल झोंकने का ही काम लगता है। उनके अनुसार मंत्रियों के कई बड़े मामले सामने आए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दौसानी के अनुसार मंत्रिमंडल से ऐसे मंत्री तो हटाए ही जाने चाहिए जिन्होंने प्रदेश का नाम डुबोया है। हम काफ़ी महीनों से इस बात को सुन रहे हैं कि भाजपा में दायित्वधारियों को दायित्व देने की तैयारी चल रही है। वहीं हम मंत्रिमंडल के विस्तार की बातें सुन रहे हैं, लेकिन होता हुआ दिख नहीं रहा है क्योंकि अंदरूनी सिरफुटव्वल और अंदरूनी कलह इतने चरम पर है कि मुख्यमंत्री बच रहे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे या दायित्व बांटेंगे, सारे गुटों को साध नहीं पाएंगे। असंतुष्ट लोग जो है वो मोर्चा खोल देंगे और कहीं ना कहीं निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ये इस तरह की जो हरकत है वो अवॉइड करना चाहती है या अफोर्ड नहीं कर सकती। इस वजह से लगातार बचा जा रहा है मंत्रिमंडल के विस्तार से भी और दायित्वधारी। लंबे समय से मांगों पर गौर न होने पर किसानों का पारा चढ़ गया है। किसानों का कहना है कि अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी समस्याओं का समय से निराकरण नहीं हो पा रहा है, जिसके बाद बेलड़ी गांव में भारतीय किसान यूनियन रोड के अध्यक्ष चौधरी पद्म सिंह रोड के आवास पर किसानों ने एक बैठक का आयोजन किया। भारतीय किसान यूनियन रोड अध्यक्ष चौधरी पद्म सिंह रोड ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 1 जून से रुड़की तहसील परिसर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर किसानों के द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। अपने किसान समस्याओं को लेकर हमने एक एसडीएम साहब को एक दिन वार्ता करी थी। उन्होंने हमारे साथ में अधिकारियों के साथ मीटिंग भी कराई, पर हमारा कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जो हमारी मांग थी जस की तसा, उसको लेकर हम 1 जून को हम धरना प्रदर्शन करेंगे और तहसील का घेराव करेंगे। क्यों ये इन अधिकारी ऐसे हो गए गूंगे बहरे, हाँ करते हैं पर काम नहीं करते हैं। ना तो कोई चकबंदी में हमारा सुधार हुआ, ना कोई जो तहसील स्तर के काम थे वो चुके तो बड़े हैं, बिजली संबंधी थे वो चुके तो बड़े हैं। कोई काम इन्होंने ऐसा नहीं जो इसका निस्तारण कराया हो। जितने हमने ना मांग पत्र में अपने दिए थे उनका किसी का डिसीजन आज तक नहीं मिल पाया। टिहरी जिले में शुक्रवार शाम दर्दनाक हादसा हो गया। मिलंगना ब्लॉक में सेंदूल और किरेत पटुड मोटर मार्ग पर कोठियाडा के पास एक कार सड़क से नीचे गहरी खाई में गिर गई। कार में होल्टा निवासी 4 महिला व 1 पुरुष सवार थे। हादसे में 5 की मौत हो गई।
केदारनाथ दर्शन को आया उत्तर प्रदेश का एक श्रद्धालु कुछ तूफानी करने के चक्कर में फंस गया। शुक्रवार सुबह वृंदावन निवासी सचिन गुप्ता पहले केदारनाथ मंदिर से भैरवनाथ मंदिर गया। वहां से उसे रोमांच सूझा तो पहाड़ पर ऊपर चढ़ता चला गया। सचिन को यह पता नहीं चला कि वो कब सेमरू पर्वत पर पहुंच गया है। तो सेमरू पर्वत पर काफी बर्फ पड़ी थी। वहां जाकर सचिन गुप्ता बर्फ में फंस गया। ना आगे जाने का हुआ और ना लौट पाने की स्थिति ही बन पाई। दरअसल वो केदारनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर ऊपर पहुंच गया। वहां 6 फीट से भी ज्यादा बर्फ थी, यानी एक सामान्य कद काठी का आदमी उस बर्फ में ठग सकता है। काफी मशक्कत के बाद भी जब सचिन गुप्ता वापस नहीं लौट पाया तो उसने थक हार कर पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया, जिसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने यूपी के इस श्रद्धालु को कड़ी मशक्कत के बाद सेमरू पर्वत की चोटी से रेस्क्यू किया। वृंदावन से केदारनाथ धाम आए सचिन गुप्ता की उम्र 38 साल बताई जा रही है। फिलहाल उसे केदारनाथ धाम स्थित विवेकानंद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा में यूकेएसएससी ने पेश की है बड़ी नजीर। रिकॉर्ड 5 दिन में सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है। जीएस मोतीलाल ने न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत की है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन जीएस मोतीलिया परीक्षा के लिहाज से संवेदनशील जिलों का दौरा करेगी यूकेएसएससी टीम। उत्तरकाशी, चंपावत, उधम सिंह नगर जिलों का दौरा करेगी यूकेएसएससी की टीम। लंबित सभी परीक्षाओं को यूकेएसएससी जुलाई महीने तक पूरा करेगा। तमाम बड़ी बातें कही इस दौरान। तो लंबित सभी परीक्षाओं को जुलाई महीने तक पूरा करेगा। तो सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा में यूकेएसएससी ने पेश की है ये बड़ी नजीर, जहां रिकॉर्ड 5 दिन में सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है। जीएस मार्तोलिया ने न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत की है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन है जीएस मार्तोलिया। परीक्षा लीक के बाद विवादों में रहे और करीब 1.5 साल से बिना किसी एग्जाम को कंडक्ट कराए सिस्टम को रन करा रहे यूकेएसएससी ने एक नई मिसाल भी पेश की है। परीक्षा आयोजित कराने के 6 दिन के भीतर ही रिजल्ट भी जारी हो गया है। हमारे साथ आयोग के चेयरमैन मार्तोलिया सर हैं। सर, 6 दिन के भीतर रिजल्ट दे दिया यूकेएसएससी ने, इसे एक उपलब्धि के भी तौर में देख रहे हैं, और अब आगे के लिए आपको क्या लगता है और क्या बेहतर होना चाहिए? देखिए, रिजल्ट जब एग्ज़ाम हो गया तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म हो उसके 2-3 घंटे के अंदर हम उसके आंसर की साइट पर डाल दें, ताकि लोग अपने जो उन्होंने वहाँ किया है, जो इस तरह से उन्हें एग्ज़ाम दिया, उसका परिणाम देख लें। जिसको चैलेंज करना है अगले 4 दिन में वो चैलेंज कर दें। हम जनरली 4 दिन का टाइम देते हैं, 4 से 7, और हमारी कोशिश है कि 4 दिन में दे दें। जिसको देना होगा 4 दिन में देगा, जिसको नहीं देना वो 7 दिन में भी नहीं देगा। अगर किसी को वाकई किसी क्वेश्चन पर आपत्ति है तो 4 दिन के अंदर कर दें। 5-6 दिन में हम एक्सपर्ट बुला करके अपनी सारी चीज़ें क्लियर करके, हमारी कोशिश होगी कि एग्ज़ाम होने के 7 से 10 दिन के बीच में रिजल्ट हम फाइनल करके बाहर निकाल दें। देखिए, कोई चीज़ अब बहुत चीज़ अपने पास पेंडिंग रखोगे तो उससे भी परेशानियाँ बढ़ती हैं, उससे भी चीज़ें संदिग्ध होती हैं। देखिए, अब ईमानदारी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ईमानदारी दिखनी भी चाहिए। किसी चीज़ को मैं 4 महीने तक रखा रहूँ बिना किसी कारण के, वो नहीं होना चाहिए। तो मेरी कोशिश ये है कि जैसे एग्ज़ाम हो उसके हफ्ते 10 दिन के अंदर, मतलब हम जैसे अगला एग्जाम शायद 10 दिन लग जाए क्योंकि बड़े भीड़ उसमें संख्या ज़्यादा होगी, 10 दिन के अंदर अंदर हम रिजल्ट निकाल के बाहर पड़ेंगे। सर, अब आगे की क्या आप लोगों की तैयारी है? अब ऐसे भी एग्जाम होने जिसमें उत्तरकाशी ऐसा सेंसिटिव जिला आएगा जो बीते दिनों किन्हीं कारणों से बहुत सुर्खियों में रहा। हर युवा ऐसा नहीं है, परंतु वो जिला और एक क्षेत्र विशेष ज़्यादा सुर्खियों में रहा। देखिए, क्षेत्र विशेष पे मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया है। क्षेत्र विशेष का जो रिजल्ट जो लड़के निकले कुछ एग्ज़ाम में, वो हमने पूरा एनालिसिस कर दिया है। उसमें ऐसा कोई सस्पिशियस नहीं लगा हमें। हाँ, कुछ क्षेत्र में जहाँ नकल माफिया रहे या लड़के जहाँ के लोगों ने ज़्यादा नकल की, अब हमारे जो अगले 2 एग्ज़ाम है बहुत महत्वपूर्ण है, इन सब जिलों में एग्ज़ाम होंगे हमारे, और इसके लिए मैं खुद भी जा रहा हूँ मैं उत्तरकाशी, क्योंकि वो बहुत संवेदनशील डिस्ट्रिक्ट है हमारे हिसाब से। हमारा इवन चंपावत बहुत संवेदनशील है इस पुराने रिजल्ट को देखते हुए।
इवन उधम सिंह नगर है, इवन पिथौरागढ़ है, इन सब जिलों में हम भ्रमण करने जा रहे हैं। उनके लोकल डीएम, एसएसपी और वहाँ के अधिकारियों से हम बिल्कुल बात करेंगे और एक संवेदनशील होकर के पूरी शुचिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ बेहतर एग्ज़ाम करने के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको करने के लिए मैं उन अधिकारियों के साथ बात करूंगा और पिछले एग्ज़ाम में जो कुछ कमियां हुई, कहीं पे दिक्कत आई, उसके बारे में बात करूंगा और पूरी कोशिश होगी हमारी कि पूरी ईमानदारी से पेपर हो, पूरी कहीं कोई दिक्कत ना हो, कोई नकल करने की कोशिश ना हो। और लोकल प्रशासन का हम बहुत आभारी हैं, पिछले एग्ज़ाम में बहुत मदद की उन लोगों ने, आगे भी उनका ऐसा सहयोग मिला, ये मैं उम्मीद करता हूँ। मैं मुख्य सचिव महोदय से मिला था, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम से मिला था, डीजी साहब से भी मिला था मैं, उन लोगों ने भी बहुत मदद की हमारी और एक बेहतर एग्ज़ाम, एक अच्छा एग्ज़ाम कराने में हम सफल हुए। एक छोटा एग्ज़ाम था, आगे एग्ज़ाम हमारे बड़े हैं, उसी स्पीड के साथ हम आगे भी काम करेंगे। सर, आपके पास नए एग्ज़ाम कराने का कोई मौका नहीं है, आप पुराने एग्ज़ाम ही कंडक्ट करा रहे हैं और जुलाई के बाद अगर देखें मोटे तौर पर तो कुछ नया करने को नहीं होगा, तो क्या सब कुछ लोक सेवा आयोग को चला जाएगा या यूकेएसएससी जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, अधीनस्थ स्तर के एग्ज़ाम कराने की तैयारी करेगा? देखिए, उसमें जब पिछले साल जब दिक्कत हुई थी और उस टाइम एक गवर्नमेंट ने एक एक्ट को अमेंड करके वापस पब्लिक सर्विस कमीशन को कहा कि उनको आप करिए और वो सही डिसीजन भी था, अदरवाइज वो सारे एग्ज़ाम नहीं हो पाते। आज आपका एक एग्ज़ाम उन लोगों ने करके उनके रिजल्ट भी निकल गए, तो युवाओं के साथ उनके साथ एक न्याय होना था, बहुत अच्छा था। हमने अपना कैलेंडर जारी किया है री एग्ज़ाम का और जो हमारे पार्ट पेंडिंग है वो और जो हमारे पास लंबित हैं। हम पूरी कोशिश में है कि जुलाई तक, सेकेंड वीक तक हम ऑलमोस्ट करीब करीब हमारे पास जितना काम है, जो पेंडिंग वर्क्स हैं, उसको हम ख़त्म करेंगे। और 9 जुलाई को हमारा जो स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम है, 15 से 20 के 15 तारीख के आसपास उसका रिजल्ट निकालने की हम कोशिश करेंगे, रिजल्ट निकले। और हमने इस बीच में गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट किया है कि एक्ट को दोबारा अमेंड करके जो हमारा मैंडेट है वो हमको वापस कर दिया जाए, ताकि हम जुलाई के बाद नए काम को नए सिरे से, नए ऊर्जा के साथ उसको करें। इन हमने पत्र भेजा है, मुझे उम्मीद है गवर्नमेंट इसको जल्दी निर्णय लेगी। सर, जिस प्रकार से नकल माफिया सक्रिय हुए, तकनीक बदल रही है, तकनीक बढ़ रही है, परंतु आपके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में उस स्तर के अधिकारी कर्मचारी नहीं है अभी तक, बहुत सीमित स्टाफ में आप लोग काम कर रहे हैं, तो क्या लगता नहीं है कि वक्त के साथ चलने के लिए और एक्सपर्ट स्टाफ की और तकनीकी दक्ष लोगों की ज़रूरत है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैन पावर में देखिए, आईटी का ज़माना है, हर चीज़ टोटल कंप्यूटराइज है, ऑफिस भी ई ऑफिस हो गए हैं और हमारे पास कोई परमानेंट स्टाफ सैंक्शन नहीं है। ऐसी जो सबसे ज़्यादा लीगल अगर कोई चीज़ें मैटर्स होती हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, तो कमीशन के ही होते हैं वो, उसमें भी हमारे 500-600 केसेस और रोज़ के रोज़ नए केसेस आते हैं। उसके बारे में हम लोगों ने 2019 में गवर्नमेंट से एक नया अपना स्ट्रक्चर भेजा था और उसमें एक सैद्धांतिक स्वीकृति हो गई थी, लेकिन अभी उसमें कोई जियो नहीं हो पाया है। मैंने पुनः उसके बारे में गवर्नमेंट से बात की है और एक पत्र भी भेजा है, मैंने उनको रिमाइंडर भेजा है कि हमारा जो सैद्धांतिक स्वीकृति के बाद जो पद स्वीकृत किए गए थे उसका जियो हो और दक्ष कर्मचारी हमको मिलें और हम अपना काम करें। अभी हम लोग केवल डेपुटेशन पे शिक्षा विभाग के जो लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, उसके भरोसे हम अपना काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पर तुरंत निर्णय लेगी और हम नई टीम के साथ एक बढ़िया करके इन युवाओं के साथ बहुत अच्छा इनके साथ हो, इनके मेहनत के हिसाब से इनको फल मिले, उस दिशा में, उस स्पीड से हम काम करेंगे। तो आप थे यूकेएसएससी के चेयरमैन जीएस मर्तोलिया, आपने 2 महत्वपूर्ण बातें की हैं। पहला, अब जो एग्ज़ाम का दायरा बढ़िया होने वाला है उसमें जिलों का जो दौरा है वो खुद आयोग की टीम करेगी। दूसरा, जुलाई के बाद नए एग्ज़ाम कंडक्ट कराने को आयोग को मौका मिले, इसके लिए सरकार के स्तर पर बातचीत चल रही है और जल्द ही इस पर निर्णय होगा। यानी माना जाए कि शुरुआती दिनों में सरकार के सामने कुछ चुनौतियां थीं, परंतु वक्त के साथ उन सबको ठीक किया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो कोशिश थी निर्बाध परीक्षा की, उस पर अब यूकेएसएससी खरा उतर रहा है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून।
तो वहीं प्रदेश में मछली पालकों को मत्स्य विभाग राहत देने जा रहा है। प्रदेश में बड़ी संख्या में ट्राउन मछली का पालन प्रदेश भर में होता है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज और गोदाम नहीं होने के चलते मछली पालक उसे बाजार तक नहीं ला पाते हैं। ऐसे में मत्स्य विभाग के मंत्री सौरभ बहुगुणा ने के अनुसार अब हमारी कोशिश है कि प्रदेश के हर जिले में ऐसे स्थानों में मछली गोदाम या कोल्ड स्टोरेज बना दे जहां पर उत्पादन ज्यादा हो रहा है। उनके अनुसार इसमें मछली पालकों को बड़ी राहत मिलेगी। स्पेशली जो ट्राउट की हमारी मार्केट है वो उत्तराखंड के लिए अभी पूर्ण तरीके से डेवलप नहीं हो पाई है। तो हमारी कोशिश यही है कि ट्राउट के लिए हम लोग जो है बड़े गोदाम जो कोल्ड स्टोरेजेस हैं उनको ऐसी जगहों पे बनाएं जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन एक कॉस्ट हमारा थोड़ा कम हो पाए। उत्तरकाशी जैसे एक डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जहाँ पे ट्राउट का बहुत अच्छा काम होता है, वहाँ पे कोल्ड रनिंग वाटर भी है, लेकिन क्योंकि उसकी प्रॉक्सिमिटी देहरादून से नहीं है, बहुत दूर है देहरादून से, तो जब तक आप यहाँ पर उसको ट्राउट को ट्रांसपोर्ट करते हैं तब तक वो एक्सपेंसिव इतना हो जाता है कि फार्मर्स को सही प्राइस भी नहीं मिल पाता। स्पेशली चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।